Hello everyone, welcome you all in the Histories Chapter 3, The Sultans of Delhi. This is part 2. So far we have read related towards the slave dynasty rulers in the previous video. This is the video in which we will be dealing with the Khalji dynasty. Okay, so these two persons which we are going to study, they are related towards the Jalaluddin Khalji. The first ruler of the dynasty was Jalaluddin. He was not a strong leader. यानी खलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई थी उसमें जलालुद्दीन ने इनकी शुरुआत की थी. He was the person who laid the foundation of Khalji dynasty after the slave dynasty, what you have already studied in the previous video. Okay, he adopted a lenient policy towards the Mongols. Lenient policy का मतलब है यहाँ पर कि उनकी नीति इतनी ज़्यादा हार्श नहीं थी जैसे कि आगे अलाउद्दीन खलजी ने अपनाई थी. इस कारण से कहीं ना कहीं जलालुद्दीन उतने अच्छे से रूल नहीं आगे कर पाए जैसे कि उनके नीज ने किया था. ही वॉज सक्सीडेड बाय अलाउद्दीन. यहाँ अपना अलाउद्दीन खलजी का आता है जिनने इस पर्टिकुलर खलजी डायनेस्टी की बागडोर को आगे चल के संभाला था. ही बिकम द रूलर बाय अ विटी ट्रिक्स, not by the consent of the Jalaluddin, but he actually was responsible in killing his own uncle, and this is how he became the ruler of the Khalji dynasty, because he used to think that he can be much more capable as compared to his uncle. So this is the particular picture regarding the Alauddin Khalji. He was the most powerful ruler of this dynasty. ये हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन जो थे ये खलजी डायनेस्टी के बहुत एक परिपक्व और बहुत पावरफुल रूलर अपने आप को इनने प्रूफ किया था. ठीक है. ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत बियॉन्ड द विंध्यास अप टू द डेक्कन. ये वो शख्स थे जिनने खलजी जो साम्राज्य था इसको दिल्ली अकेले एरिया से निकाल के विंध्यास तक था, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से इनने दक्षिण दिशा तक अपने साम्राज्य को फैलाया था. Alauddin was a brilliant general and a very capable administrator as well. ये कह सकते हैं भले ही उन्हें गलत नीति अपना के इस साम्राज्य को हथियाया था, लेकिन जब ये रूलर बन गए तब इन्हें बहुत ही काबिले तारीफ तरीके से इस बागडोर को संभाला था. बहुत अच्छे से इन्हें मैनेज किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हें संभाला था. अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. एक्सपेंशन यानी कैसे, वो कौन सी चीज़ें थी जिस कारण से अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य को इस दक्षिण दिशा तक फैलाया था. सबसे पहली बात, अलाउद्दीन खुद चाहते थे अपने साम्राज्य को फैलाना. ही हिमसेल्फ वॉज इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर. The first step in this direction was the conquest of गुजरात एंड मालवा. इसके लिए उन्हें पहले क्या किया, गुजरात और मालवा तरफ उनने अपनी बढ़त बढ़ाई और वहाँ के राजाओं को अपने संपर्क में लिया, उन्हें हराया और इस तरीके से उनने उनको अपने कंट्रोल में लिया. He tried to control राजस्थान by capturing the forts of रणथंबोर and चित्तौड़. उनने राजस्थान को अपने हाथों में लिया और इसके साथ साथ रणथंबोर और चित्तौड़ के जो किले थे इनको भी इनने हथियाया था. During the period of 1301 to 1303 he did this expedition. So ये जो इनने expeditions किए थे, जो इनने conflicts हुए थे regarding the kings and he himself, that all was done during the years between the 1301 to 1303. After the capture of Chittorgarh, it is said that Rani Padmini with all other Rajput women of the kingdom committed Jauhar. जौहर जो आप सब ने लास्ट कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें कि दीपिका पादुकोण ने भी एक्ट किया था रिगार्डिंग दैट मूवी इन विच द राजपूत्स वे देयर. काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी इस मूवी में. तो दैट पर्टिकुलर मूवी इज शोइंग यू दिस पर्टिकुलर स्टोरी ओनली रिगार्डिंग द चित्तौड़गढ़, वेयर अलाउद्दीन खलजी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द एरिया along with the queen also, and
द क्वीन डिडेंट वांट इट, क्वीन मीन्स पद्मिनी नहीं चाहती थी कि वो इन जो अलाउद्दीन खलजी इनके संपर्क में आए। इस तरीके से पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी ने खुद अपने आप को एक जौहर में शामिल कर लिया था। जौहर यानी कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें कि 16,000 रानियों ने अपने आप को जिंदा जलाया था। दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इज नोन एज द जौहर टू बी परफॉर्म्ड। इसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि उस समय, उस एक पर्टिकुलर डे में ही 30,000 करीबन राजपूतों की मौत हुई थी। Because one of the reason was that Alauddin Khalji became very very furious that he is not able to get Padmini, Rani Padmini, to make herself her own queen, क्योंकि वो चाहते थे कि रानी पद्मिनी को वो खुद की रानी बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इस कारण से अलाउद्दीन खलजी काफ़ी नाराज़ हुए और उनने बेतहाशा लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन लॉन्च्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन लेड बाय मलिक काफूर। यहाँ मलिक काफूर का नाम आता है जो बहुत ही काबिल इनके वफादार सैनिक थे और इनने दक्षिण में जितनी भी जीत हुई थी, जीत हासिल की थी, इसमें मलिक काफूर का बहुत बड़ा हाथ था जो अलाउद्दीन के कैंपेन्स को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुए। He was the first Delhi Sultan whose army crossed the Vindhya mountains। ये जैसे हमने अभी पढ़ा, इस मैप में आप देख सकते हैं मुल्तान, दिल्ली तो इनका था ही सेंटर, लेकिन इसके साथ साथ इनने जितनी भी ये दिशाएं दक्षिण तक, द्वार समुद्र तक हम देख सकते हैं, यहाँ तक इनने अलाउद्दीन खलजी ने अपने साम्राज्य को फैलाया था। अलाउद्दीन मेड ऑल द रूलर्स एक्सेप्ट हिम एज देयर सुजरेन, यानी अलाउद्दीन ने जहाँ जहाँ जीत हासिल की थी वहाँ के राजाओं को उनने अपने संपर्क में लिया और ये कहा कि अब आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा। दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स एज ट्रिब्यूट्स। मानना पड़ेगा यानी कैसे? इस एवज में कि आपको जो खलजी सल्तनत है उस राजा को आपको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेंगे या सामान देना पड़ेगा या जो वो कह रहे हैं उनको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक यानी आर्थिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खलजी ने वो कौन सी आर्थिक व्यवस्थाएं अपनाई थी जिस कारण से उनके साम्राज्य में काफ़ी बढ़त हुई और उनने किस नीति से इसको आगे बढ़ाया था? पहला पॉइंट, Alauddin wanted to conquer Deccan and Rajasthan. For this he needed a strong army। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि उनने दक्षिण में फैलाया और राजस्थान से शुरुआत की थी। तो ये कैसे हो सकता था? ये तभी हो सकता था जब उनके पास एक सशक्त आर्मी यानी सेना हो सकती है। इसके लिए उन्हें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर से वो आए थे और जब यहाँ पर उनने अपने आप को, साम्राज्य को फैलाना चाहा तो वाजिब सी बात है कि पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी सैनिकों को संभालने के लिए, सैनिकों की बढ़त को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए उनने एक नीति अपनाई, टू हैव द रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू यानी ज़मीन से कंसर्न आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या जो भी एक शहर से दूसरे शहर में सामान ला रहा है या ले जा रहा है अपने व्यापार के लिए, चाहे वो खान पान का सामान हो या जानवरों को इधर से उधर ले जाया जा रहा हो या फिर स्लेव्स यानी कि गुलामों की जो खरीद फरोख्त होती है उसका काम हो रहा हो, इन सब चीज़ों में जो व्यापारी है उससे एक प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे से चीज़ों में टैक्स लगाए गए, इससे कहीं ना कहीं जो आमदनी थी राजा की, यानी कि उनके जो ट्रेजरी में जो टैक्सेस का पैसा आ रहा था, उससे काफ़ी कुछ सहारा हुआ था अलाउद्दीन खलजी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने में। The Sultan made arrangements for the government to buy all excess non-perishable commodities। खलजी सरकार ने ये भी कोशिश की, सरकार यानी कि सल्तनत, खलजी सल्तनत ने ये भी कोशिश करी थी कि जो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं उन सब को वो खुद अपने पास रखें और अपने पास से व्यापारी को बेचें। Anyone found cheating was severely punished। यानी
चीटिंग यानी कि जो भी अगर पकड़ा जाता है कि उसने टैक्स पे नहीं किया है या वो धोखाधड़ी कर रहा है अपने सुल्तान के खिलाफ, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। ये सज़ा कैसे समझ में आती थी कि मिलनी है? क्योंकि अलाउद्दीन ने बहुत सी जगह अपने स्पाइस भेजे हुए थे। स्पाइस यानी कि अपने जो आदमी थे खासम खास, और उन सबको हर जगह फैला के रखा था कि आम लोगों के बीच में रहो और ये पता करो कि कौन मेरे खिलाफ है या कौन गलत काम कर रहा है, कौन टैक्स नहीं पे कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें उनने बहुत अच्छे से फैला के रखी थी। इस कारण से उन्हें खबर मिल जाया करती थी। जैसे बोला जाता है कि खबरी जो हैं ये राजा तक खबर पहुंचाया करते थे और इस तरीके से अलाउद्दीन को सारी जानकारी मिल जाया करती थी कि किस जगह कहाँ कैसी समस्या हो रही है या कौन धोखा दे रहा है। और इस तरीके से वहाँ के उस पर्टिकुलर किसी पर्सन ने अगर धोखा किया है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। उसे कहीं ना कहीं ये किया जाता था कि आपने गलत काम किया और आपको इस चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। The rights of local chieftains to levy taxes were cancelled and were forced to pay taxes. जो आम लोग थे इन सबको भी टैक्सेस पे करना पड़ता था। There were 3 types of taxes. अब ये जो कर थे, टैक्स को क्या कहा जाता है? कर। ये 3 प्रकार के कर थे। पहला, on cultivation called खरच, which amounted to 50% of peasants' produce. खरच नाम का एक कर था जिसमें कि किसान को अपने 50% का हिस्सा कुछ देना पड़ेगा। किसे? राजा को, यानी सुल्तान को। ऑन कैटल, कैटल यानी जो भी जानवर हैं उस व्यक्ति के पास, उसका भी 1% का हिस्सा, 1% को जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। हाउसेज यानी कि जैसे आज की डेट में भी हमारी सरकार हाउस टैक्स लेती है, वैसा ही अलाउद्दीन ने उस समय किया था कि आप जिस जगह में रह रहे हैं उसका भी कर आपको देना पड़ेगा सालाना। The revenue reforms made more money available to the king. और इस तरीके से जो इनने कर लगाए थे 3 प्रकार के हर जगह जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य फैला हुआ था, इससे कहीं ना कहीं धीरे 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 उनके पास काफ़ी अच्छा सोर्सेस हो गया था मनी का। With the help of money, Alauddin was able to keep a permanent army. यानी ये जो कर टैक्सेस जो हमने पिछले उसमें पढ़े कि 3 कर लिया करते थे, इसके थ्रू अलाउद्दीन कहीं ना कहीं काबिल हो चुके थे कि वो एक खड़ी सेना रख सकें। परमानेंट आर्मी का मतलब होता है कि अगर किसी भी जगह से कोई समस्या आती है, कोई अगर राजा विद्रोह करता है तो उस की दबिश के लिए ये अपनी सेना को तुरंत उस जगह में भेज सकते हैं। He imported horses and paid his soldiers in cash. Imported यानी कि बाहर के देशों से मंगवाना। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, काबुल, अरब, इन जगहों से घोड़ों को बुलवाया जाता था, खरीदा जाता था, अच्छी नस्ल के घोड़ों को, ताकि वो सैनिकों के किसी भी लड़ाई के समय में मददगार हों। और अलाउद्दीन अपने सोल्जर्स को, सैनिकों को कैश पेमेंट किया करते थे, यानी नकदी दिया करते थे। और इसके साथ साथ जो बहुत अच्छा कार्य करते थे किसी भी लड़ाई के दौरान में, उन्हें तोहफा भी दिया जाता था। A descriptive role, चेहरा, was maintained for each soldier. ये बहुत अच्छी चीज़ की थी अलाउद्दीन ने कि रिकॉर्ड रखा जाता था सोल्जर्स का, कि कोई सोल्जर जिसकी अगर डेथ हो गई है तो उसका मेंटेन रहेगा रिकॉर्ड, कोई नया आ रहा है तो उसका मेंटेन रहेगा रिकॉर्ड, यानी नाम और उसकी पहचान उसके चेहरे से, ये सभी कुछ रखा जाता था। इसके थ्रू सैनिकों के बारे में अंदाज़ा रहता था कि हमारे पास कितने सैनिक हैं और कौन किस जगह गया है। ये अलाउद्दीन के समय में किया गया था। इस तरीके से ये जो चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है अलाउद्दीन खलजी और जलालुद्दीन खलजी का, यहाँ ख़त्म होता है। इफ़ एनी comment you want to give regarding any doubt, you can put it in the comment box. You're most welcome. And in the next video we will be consulting with the other Sultanate rulers, means regarding the Tughlaqs and the Lodhis. We will complete in that one. Okay, so thank you so far.